नमस्ते दोस्तों। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इसमें हम ये देखेंगे कि नए ज़माने में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, समय बदलता है, पूरी दुनिया ही बदलती है, जिसके अंदर ही हमारा बिजनेस रह रहा है कहीं ना कहीं, उसी पे पूरी तरह से बेस्ड है। तो जब समय के सबसे वो दुनिया बदलती है, मॉडर्नाइजेशन आता है, तो वैसे ही बिजनेस को भी हमें टेक्नोलॉजी और ट्रेंड के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, वो रीडिज़ाइन करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्या होता है और कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले तो देखेंगे कि अभी जो नया समय है, वो प्रेजेंट टाइम है, इस समय क्या नई चीज़ें आई हैं बिजनेसेस के कैटेगरी में। देखिए, ई बिजनेस आया है, ई कॉमर्स आया है और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग आया है। ई बिजनेस क्या है? ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी बिजनेस जिसको हम कैरी कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू, वो सब क्या कहलाता है? ई बिजनेस कहलाता है। इसमें इंडस्ट्री भी आता है, कॉमर्स भी आता है, ट्रेड भी आता है। इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड में हम क्या फ़र्क है और इनकी क्या डेफिनेशन है, ये पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। सो ई कॉमर्स मीन्स कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज थ्रू कॉमर्स, थ्रू इंटरनेट का लिख दिया मैंने। इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स एक्टिविटीज को इंटरनेट के थ्रू कंडक्ट करना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है। फर्म्स जो है क्या कहते हैं, केवल जनरल इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं यूज करती हैं, बल्कि वो प्राइवेट और पर्सनल इंटरनेट फैसिलिटीज भी यूज करती हैं इंटरनल फंक्शनिंग के लिए। आपने देखा होगा कि आप कभी बैंक गए, बैंक ने कभी आज हमारा सर्वर डाउन है, तो आप देखो कि आपके मोबाइल पे एयरटेल या जियो किसी कंपनी का इंटरनेट होगा, वो अच्छा चल रहा होगा, तो उनका इंटरनेट कैसे बंद हो गया? तो वो उनका पर्सनल सर्वर होता है, यानी पर्सनल प्राइवेट इंटरनेट फैसिलिटीज होती हैं इंटरनल फंक्शनिंग के लिए। उसे वो पब्लिक नहीं कर सकते। भाई, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके बैंक अकाउंट के जो बेसिक प्रोफाइल डिटेल है, नाम, पैन नंबर, आधार, मोबाइल नंबर, ये पब्लिक तो किया नहीं जा सकता। लेकिन अगर उन्होंने पब्लिक इंटरनेट पे सिक्योर करके डाल भी दिया ताकि वो इंटरनली अपने ब्रांचेस के बीच में नेटवर्किंग रख पाए, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हैकर्स और ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनसे ज्यादा स्मार्ट है और वो उसे निकाल लेंगे। तो इसीलिए उन्हें प्राइवेट इंटरनेट या पर्सनल इंटरनेट यूज करना होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ ई बिजनेस, हाँ, कहाँ कहाँ जो है ई बिजनेस लाई कर रहा है, चल रहा है। ठीक है। तो प्लानिंग हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग हो रही है, जितने भी हमारे बिजनेस के स्टेप्स होते हैं, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। आप कहोगे प्रोडक्शन, हाँ, प्रोडक्शन भी ऑनलाइन हो रहा है कुछ कैटेगरीज में। अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे। जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इसे आप ऑनलाइन प्रोडक्शन ही कहोगे। ठीक है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्रिएशन हो रहा है कंप्यूटर्स के माध्यम से। सबसे पहला टाइप है आपका B2B कॉमर्स, यानी बिजनेस और बिजनेस के बीच में कॉमर्स। जैसे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। भाई, कोई यूटिलिटी आपको प्रोवाइड करने के लिए दो बिजनेस के बीच में कोलैबोरेशन होता है, सिर्फ आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। कब ऐसा होता है? देखिए, यूपीआई आपने देखा है बाहर मार्केट में, तो वो क्या है? वो बैंक्स और कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फोन पे फ्लिपकार्ट का है ना, ऐसे ही आपका पेटीएम हो गया, अमेजोन हो गया, इन्होंने क्या किया? यूपीआई सर्विस क्रिएट करी बैंक्स के साथ मिलकर, जिससे कि कोई एक नई यूटिलिटी, यानी कि क्यूआर कोड बेस्ड इंस्टेंट पेमेंट्स जो आजकल हो रहे हैं, वैसी एक यूटिलिटी क्रिएट हो पाई। ऐसे ही कोलैबोरेशंस होते हैं। कोलैबोरेशन कैसे होते हैं? देखिए, मान लीजिए एसबीआई कार्ड है, उसने और अमेजोन ने दिवाली पे आपको कहा कि अक्रॉस द साइट एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए प्रोडक्ट का, मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम लिमिट तक का डिस्काउंट वो आपको देंगे। 10% डिस्काउंट देखते हैं ना आप, ऐसा होता है अक्सर। कोई ना कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड और कोई ना कोई वेबसाइट आपको मिलके देती है। दिवाली पे, होली पे, आपका न्यू ईयर पे कुछ सेल्स लगती हैं। ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? कोलैबोरेशन कहलाता है। ये कहाँ हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है। B2B कॉमर्स दो बिजनेसेस के बीच हो रहा है। कमर्शियल नेगोशिएशन। कमर्शियल नेगोशिएशन का कोई एग्जांपल मैं आपको कैसे दूं? चलिए, इसका मैं आपको फिजिकल एग्जांपल देता हूँ, अभी ऑनलाइन वाला मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। जैसे कि
पेट्रोल कंपनीज, इंडियन ऑयल पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंने पहले भी कार्टेल के टाइम पे आपको बताया था, ये ऑटोमोबाइल कंपनीज हो गई, ये अपना प्रोडक्ट लगभग सेम प्राइस पे रखती हैं। ठीक है, आप देखोगे, आप कहीं पे भी पेट्रोल लेने जाओ, किसी भी कंपनी से आप गैस सिलेंडर खरीदो, लगभग 99% उनका रेट सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है कभी कभी पैसे में या एक आध रुपए का सिलेंडर में। ठीक है, और उनका प्रोडक्ट भी सेम होता है, आप देखोगे वही क्वालिटी, वही टेक्सचर, है ना। ऐसा तो यानी कि आप एक कंपनी का पेट्रोल यूज करते हो तो आपकी बाइक 50 का माइलेज देती है, दूसरे के में 70 का, ऐसा तो होता नहीं है। तो यानी कि क्वालिटी सेम है, कलर सेम है, आप देखते हो पेट्रोल का सभी का। ठीक, ऐसे ही कार्स, कार्स में क्या है, कार्स में भी उन्होंने कमर्शियल नेगोशिएशन कर रखी है कि भाई अगर हम हैचबैक बनाएंगे सभी कंपनियां, तो सभी कंपनियां 6 साढ़े 6 के रेट से स्टार्ट करेंगी हैचबैक को, है ना। अगर हम जो है एसयूवीज बनाएंगे तो 11-12 के रेंज से स्टार्ट करेंगे। अपर लिमिट भी सबकी सेम ही होती है लगभग, है ना। अब बहुत ही कोई वैसी कार बनाएंगे, कहते हैं हाइब्रिड और मसल कार, है ना, जैसे कि फॉर्च्यूनर हो गई, अल्काजार हो गई, तो वो आपके 25 से 30 लाख के बीच में ही लाए करेंगे उसके मॉडल्स। तो ऐसा नेगोशिएशन होता है। ऐसे ही कुछ ई नेगोशिएशन भी होते हैं, मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इनवाइटिंग टेंडर्स, ये तो सभी लोग आजकल टेंडर्स ऑनलाइन ही इनवाइट करते हैं। टेंडर का मतलब होता है आपको अपने ऑफ द बिजनेस एक कोई काम पड़ा, ठीक है, गवर्नमेंट भी ऐसा करती है जेम पोर्टल के थ्रू टेंडर्स इनवाइट करने का काम। तो आपको ऑफ द बिजनेस कोई काम पड़ा और आपको लगा कि दूसरे छोटे बिजनेसेस अगर इसमें आए और तो वो हमारी हेल्प कर सकते हैं और हम उनको उसके लिए पे कर सकते हैं, तो आप उसके लिए क्या करते हो, टेंडर इनवाइट करते हो। ये सब कुछ आजकल ऑनलाइन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पुराना एसेट बेचना है किसी कंपनी को, हमारा ये प्लांट है, ये आउटडेटेड हो गया है, किसी और के काम अभी आ सकता है, या कैसे भी इसको पार्ट्स में करके बेचा जा सकता है, तो वो प्लांट हम बेच रहे हैं, कौन अब इसमें बोली लगेगी, है ना। और क्या बोलते हैं आप उसको, ऑक्शन की तरीके से, ठीक, या लोग टेंडर निकालेंगे। कभी कभी कोई काम होता है, कोई सर्विस होती है, जैसे कि हमें कॉल सेंटर चलवाना है या कुछ भी, तो वो टेंडर्स भी ऑनलाइन वाइट होता है। फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपने उसका नाम सुना हो, इंडिया मार्ट का, या पहले ई बे भी इसी स्ट्रक्चर पे काम करता था। अब तो ई बे खत्म हो गया है और बीच में ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसा काम करने लग गया था, मिक्स लगभग सेकंड हैंड और फर्स्ट हैंड गुड्स का। लेकिन ई बे जब बना था तब, और इंडिया मार्ट जो आपने अगर कभी सुना हो तो गूगल करिएगा, ये काम करते हैं मैन्युफैक्चरर से लेके छोटे क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स और रीसेलर्स को, वो गुड्स डिलीवर करवाना, बेचना। ठीक है, एक मिनिमम प्राइस में, जो भी रीजनेबल प्राइस हो। तो ये अमेजोन जैसे ही है, बट ये बी टू बी कॉमर्स में है, मतलब कि बिजनेस से बिजनेस के बीच में है। फिर आता है आपका बी टू सी कॉमर्स, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। इसमें क्या होता है, देखिए, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन आप सभी देखे हो, अमेजोन को आप सभी देखे हो, क्या कहते हैं ब्लिंकिट को, है ना। तो ये सब किस में आते हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। आपका डिस्ट्रीब्यूशन में वो भी आ जाता है, क्या कहते हैं कि फूड कंपनीज क्या है, स्विगी जोमेटो वगैरह, है ना। ये क्या है, ये सेल नहीं कर रही है, वो खाना नहीं बेच रही, खाना वही वही रेस्टोरेंट बेच रहा है जो आपके घर के पास में कहीं है ना, या आपके सिटी में कहीं है। लेकिन इनका काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, और ये ऑनलाइन ही चल रहा है, तो इसीलिए ई बिजनेस में ही आएगा। बट बिजनेस टू कंज्यूमर है, सर्विस किसे प्रोवाइड कर रहा है, हमें, हमें आपको, कंज्यूमर्स को। ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस को मैंने स्टार कर रखा था क्योंकि मैं इस पे चाहता हूँ, क्योंकि अब तक मैंने 5 चैप्टर बिजनेस में पढ़ा दिए। अगर किसी ने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा होगा, थ्योरी पोर्शन, तो मैंने वो भी लगभग पढ़ा दिया है, माइक्रो स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स का। तो मैं देखना चाहता हूँ, अब शुरू करना चाहता हूँ कि आप कितना समझ पा रहे हो। तो इसका एग्जाम्पल एक अच्छा पैराग्राफ में कमेंट्स में आप मुझे लिख के दोगे, और 15 दिन बाद जितने भी कमेंट्स आए होंगे उनमें से बेस्ट, और अगर कोई कमेंट नहीं आया तो जो भी मेरा एग्जाम्पल है वो मैं आपको दूंगा कि आफ्टर सेल सर्विस ऑनलाइन कैसे हो रही है भाई। चलिए, आपकी कार की सर्विस तो ऑफलाइन हो जाती है, वो या तो घर से गाड़ी उठा ले जाते हैं आपके कहने पे, या तो सेल डी हो, सर्विस डी हो गई होती है, तो आपको कॉल कर करके परेशान कर देते हैं कि भाई अपनी गाड़ी सर्विस के लिए दीजिए हमारे यहाँ। और उनके यहाँ से पूरा सेटअप होता है सिर्फ आपकी गाड़ी की सर्विसिंग करने के लिए, अलग से पूरे मैन वो कहते हैं मशीन्स का सेटअप और एम्प्लॉयज का सेटअप। तो वैसे ही ऑनलाइन आफ्टर सेल सर्विस कैसे होती है। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं सी पे, प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज। आप देख ही रहे हो, अभी ये वीडियो के पहले ऐड आया हो शायद, है ना,
या कोई और यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो एडवर्टाइजमेंट आता है, इंस्टा पे आप रील्स स्वाइप कर रहे होते हो उसके बीच में एड्स आते हैं। ये सब क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं। ये B2C है, ये आपको यानी कंज्यूमर्स को रिझाने के लिए की जा रही है, ठीक है। इसके बाद आता है लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय कंज्यूमर। मतलब कि कस्टमर ने को कंप्लेन करनी है तो वो आजकल ऑनलाइन कर सकता है। देखते हो आपकी आपका जोमेटो पे कोई ऑर्डर गलत आ गया, आप तुरंत जाते हो उसके हेल्प सेक्शन में और एक AI चैटबॉट से या फिर एक कस्टमर सर्विस एजेंट से जो उस पार बैठा चैट कर रहा है उससे आप बात करते हो, या आप कॉल करते हो। कॉलिंग तो धीरे धीरे घट रही है। कोई बहुत बड़ी कंपनीज है इंटरनेशनल तो वो केवल मेल्स एक्सेप्ट करती हैं या उनकी वेबसाइट पे जाके आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट्स ऑनलाइन हो गया, ठीक। C2C कॉमर्स, कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स। देखिए जैसे ही मैं ये वर्ड्स बोलता हूँ आपका दिमाग तुरंत दौड़ना चाहिए कि भाई कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स मतलब क्या। देखिए आप क्विकर एक आता था पहले, है ना, कार कार वाले, और क्या कहते हैं कि कार देखो कार बेचो ऐसे करके कुछ कंपनीज है छोटी मोटी, और एक कोई बड़ी कंपनीज भी है Cars24, हाँ ठीक। आपका क्विकर, OLX तो बहुत ही फेमस है। तो ऐसी कंपनीज हैं आपकी जो दो कस्टमर को जोड़ती हैं, है ना, जो दो कस्टमर को जोड़ती हैं और कहती हैं कि भाई अब आप ऑनलाइन आपस में एक्सचेंज कर सकते हो वही सामान जो आप शायद सोचते भी नहीं, एक बार अपने मोहल्ले में भी किसी से पूछते नहीं कि भाई क्या हो सकता है कोई सेकंड खरीदना चाहता हो और हम सेकंड बेचना चाहते हो, वो आप इजीली ऑनलाइन सेल कर देते हो। आपको भी फायदा हो जाता है और सामने वाले को भी सस्ते में कुछ चीज़ मिल जाती है अगर उसका बजट उस टाइम लो है तो, ठीक है। सेलिंग यूज्ड बुक्स, क्लोथ्स, सेलिंग एंटीक आइटम्स, कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स हैं भाई जो बहुत ही बड़े वो लेती है, क्या कहते हैं कि महंगे और यूनिक चीज़ें खरीदती बेचती है, ठीक। वार्निंग कस्टमर्स अबाउट फ्रॉडलेंट सप्लायर्स। और देखो C2C कॉमर्स ही है ये, कैसे बताओ। रिव्यूज आप देखते हो सभी प्लेटफॉर्म्स पर रिव्यूज का नीचे कॉलम होता है, कमेंट्स का कॉलम होता है। कुछ तो वेबसाइट्स अपने आप में इसीलिए बनी है कि वहां पे कस्टमर्स आके अलग अलग वेबसाइट के कस्टमर्स आके कंप्लेन कर सकें, बता सकें कि कैसा था। कई बार ये पॉजिटिव भी होता है कि भाई बहुत अच्छा था, है ना। तो इसीलिए आपका डी में इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें भी ऑनलाइन होती हैं। यहाँ पे क्या है, दो कस्टमर ही तो है, पहले वाले ने खरीदा वो नुकसान झेला, उसने कहा भाई अब और लोग ना झेले कम से कम, क्योंकि उसने भी कई बार कई प्रोडक्ट्स ऐसे लिए होंगे जो उसको रिव्यूज के बेस पे पता चल गया होगा पहले कि अच्छे हैं, तो आज वो भी दूसरों की मदद करना चाहता है, उसने भी हेल्प कर दी कमेंट करके रिव्यू देके, है ना। गूगल पे आप जाके गूगल मैप्स पर कई बार रेटिंग चेक करते हो किसी होटल की, किसी रेस्टोरेंट की। तो ये क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन, ठीक है। मेरे पास इसके और भी पॉइंट्स आ सकते थे लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं रखूंगा, उसे मैं शॉर्ट्स में रखूंगा। इंट्रा बी कॉमर्स, this refers to transaction between the parties or persons who are part of one firm only। मतलब कि एक बिजनेस के अंदर ही एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन के बीच में कॉमर्स के लिए भी ऑनलाइन चीजें होती हैं। आप देखते हो क्या 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 एग्जांपल दूं, आप मैकडॉनल्ड्स गए, आपने ऑर्डर प्लेस किया, एक स्क्रीन पे आपको उसका स्टेटस दिखने लगता है, या ये कहा जाए कि जब वो रेडी हो जाता है तो उस पर आपका ऑर्डर नंबर दिखने लगता है। उस बीच वो कितना ट्रैवल करता है आपको पता है। अलग अलग स्टेप्स पे अलग अलग स्क्रीन बने हुए हैं या अलग अलग सेक्शन, जैसे मान लीजिए आपके ऑर्डर में बहुत वैरायटी ऑफ चीजें हैं तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग वो बने हैं, स्क्रीन लगे हैं, और वो सॉफ्टवेयर या वो जो इंट्रा बी कॉमर्स है वो उन सबको प्रोवाइड करा रहा है कि भाई हाँ आपको ये बनाना है, आपको ये बनाना है, ये इतनी देर में रेडी हो गया, वो इतनी देर में रेडी हो गया, ये सब कुछ ऑर्डर नंबर फॉर एग्जाम्पल 429 पे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इंट्रा बी कॉमर्स, मतलब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के बीच। इसके और भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ईमेल, सभी एम्प्लॉइज के अपने ईमेल्स होते हैं किसी बिजनेस में, और किसी ऑफिस में बैठ के अगर वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उन्हीं ईमेल्स के थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं। जितनी भी सॉफ्ट कॉपी किसी फाइल की, किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की है तो वो एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप का भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है आजकल। तो वर्क फ्रॉम होम में आप देख ही रहे हो, ये सब इंट्रा बी कॉमर्स ही कहलाएगा कि उनके अपने पोर्टल पे सारे एम्प्लॉइज घर बैठे काम कर ले रहे हैं, ठीक है। वही एग्जांपल्स इन्होंने दिए कि इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट्स ऑफ वन फर्म, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू सप्लायर। हाँ कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपनी बिजनेसेस के जितने भी कनेक्टेड लोग हैं उनको सॉफ्टवेयर का कोई एक पार्ट दे देते हैं
एक्सेस के लिए, और उस पर उनको इन्फॉर्मेशन आती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की थी स्विगी और जोमेटो की, तो आप देखते हो कि इनका एक ऐप जो कस्टमर के लिए नहीं है, जो बिजनेसमैन के लिए है, वो उनके काउंटर पार्ट पे रहता है, मतलब उनके साइड पे वो ऐप रहता है जिसपे उनको ऑर्डर्स दिखते रहते हैं क्या क्या प्लेस हुए। ठीक है, ऐसा ही एक इंटरनल बिजनेस के अंदर भी होता है। कम्युनिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन होल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ईमेल्स एक्सेट्रा, व्हाट्सएप वगैरह। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, कई बार क्या होता है ऑनलाइन ही जो है कुछ सॉफ्टवेयर बने होते हैं जो इस काम में आते हैं कि कोई ट्रेनी, मतलब कुछ नंबर ऑफ ट्रेनीज को कोई ट्रेनर ट्रेनिंग देना चाहता है या उनका रिक्रूटमेंट करना चाहता है। आप देखते हो ऑनलाइन ही कई सारी प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉल और एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर पे, मल्टीपल चॉइस बेस्ड पेपर पे आपको ऑनलाइन ही सेलेक्ट कर लेती हैं, है ना, रिक्रूट कर लेती हैं। तो ऐसा भी हो रहा है। रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉइज टू देयर मैनेजर्स, भाई अटेंडेंस वगैरह भी, ये तो बहुत ही पुरानी चीज हो गई लगती है। तो ये सब इंटरनल सॉफ्टवेयर होते हैं। ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स, आप सबके दिमाग में आएगा कि अब बिजनेस और कॉमर्स में क्या डिफरेंस है भाई, जब ई की बात आ रही है। तो ई कॉमर्स जो है वो ई बिजनेस का एक ब्रांच है, जैसे कि खाली सेल्स, खाली आफ्टर सेल्स, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये क्या होता है, ई कॉमर्स हो जाता है। अकाउंटिंग करना, अब पूरा बिजनेस चल रहा है, हो सकता है वो ई बिजनेस को, हो सकता है वो ना हो, लेकिन उसका ये जो अकाउंटिंग पोर्शन है, मान लीजिए वो केवल इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा है, तो क्या हो गया, ई कॉमर्स हो गया। ठीक। अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस का फायदा क्या है। सबसे पहले तो कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं है, कोई 24 आवर के बंधन नहीं है। आप रात को 1 बजे उठ के अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस करो, ऑर्डर प्लेस होगा, है ना। आजकल तो ब्लिंकिट जो 15 मिनट में डिलीवरी देता है, वो भी केवल 12 से 4 बंद रहता है जहां तक मुझे मालूम, शायद उससे भी कम। तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो कभी भी, आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो कभी भी। ठीक है। नो ज्योग्राफिकल लिमिट, आपको चाहिए वो क्या कंट्री लाइट आता है ना, कंट्री लाइट का एडवर्टाइजमेंट देखा है कि पोलाची तमिलनाडु के से डायरेक्ट आप तक कोकोनट पहुंचा रहे हैं हम, तो क्या ज्योग्राफिकल लिमिट रही नहीं गई है। ऐसे आप इमेजिन कर सकते थे कि आप वहां के पेड़ से टूटा नारियल पानी पियोगे, नहीं पॉसिबल था। ठीक है। तो इस तरीके की चीजें ई बिजनेसेस के फायदे देती हैं, मतलब ये तरीके के बेनिफिट्स आपको ई बिजनेस से हैं। इजी टू फॉर्म, लोअर इन्वेस्टमेंट, भाई आप शुरू करना चाहते हो, आप घर बैठे शुरू कर सकते हो अपने मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन पे। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने क्या ही ऑफिस सेटअप किया हुआ है, कुछ भी नहीं। मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, मैं घर आता हूँ शाम को और एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, संडे को बैठ के जो भी वीक के वीडियोस हैं उन्हें एडिट कर लेता हूँ, हो गया, अपने ही लैपटॉप, अपने ही वाईफाई, खत्म। तो छोटे छोटे बिजनेसेस बन रहे हैं, इजी टू फॉर्म है, कम इन्वेस्टमेंट है इनमें, कोई आपको ऑफिस नहीं खत्म सेटअप करना है, कोई डिस्प्ले बोर्ड्स नहीं लगवाने हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है ज़्यादा, कन्वीनियंस है। आप अपने घर बैठे शॉपिंग कर सकते हो, बेचने वाला जो है सेलर अपने कहीं मार्केट एरिया में, उसको महंगी शॉप लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर में वेयर हाउस बना ले थोड़ी सी जगह में, तो सिर्फ अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी जगहों पे वो बिजनेस करे तो उसका सामान बिकता रहेगा। अमेजोन और फ्लिपकार्ट खुद जो है एक किसी छोटे से कमरे रूम से शुरू हुए थे, है ना। तो ऐसे होता है, देखिए ये सब फायदे हैं इनके कि कन्वीनियंट है बहुत ज्यादा। थर्ड है स्पीड, मतलब कि जिस जगह से कुछ ऐसे जैसे सॉफ्टवेयर है, मूवीज है, म्यूजिक है, बुक्स है, मतलब लाइटनिंग स्पीड से आपको जो है पैसे ट्रांसफर होते हैं, लाइटनिंग स्पीड से आपकी मूवीज डाउनलोड हो जाती हैं आजकल 5G और ये क्या है एयर फाइबर, इस सब के बेसिस पे। ठीक है। बुक्स आप एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। Global reach. Through e-business, the businessman can reach each and every human being on this planet who has access to the internet. है कि नहीं, ई बिजनेस के थ्रू बिजनेसमैन जो है पूरे वर्ल्ड में पहुंचा हुआ है, पूरे वर्ल्ड में। अगर उसके पास इंटरनेट है तो ये बंदा उस तक पहुंच चुका है, कोई ज्योग्राफिकल एरिया की लिमिटेशन नहीं है। कॉस्ट सेविंग है, ऊपर ही हमने बताया आपको कि लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है और सामने वाले को भी सस्ते में पड़ रहा है, क्योंकि जब बिजनेसमैन की कॉस्ट सेव हो रही है, कोई मिडिल मैन नहीं है,
सीधे कस्टमर को सेल हो रही है तो सस्ता पड़ता है। आप देखते हो, आप अपने घर के बगल से इलेक्ट्रॉनिक्स लेने जाने की सोचते हो, पर आप नहीं ले पाते हो आजकल। आपको लगता है नहीं, बेटर है कि हम नेट से मंगा दें, कितना सस्ता पड़ रहा है सेम मॉडल, है कि नहीं? हालांकि आपको कुछ ना कुछ उसके भी ड्रॉबैक्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको सस्ता पड़ता है और चाह के भी दुकानदार उस रेट पे आपको नहीं बेच पाता। मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, और ऑब्वियस सी बात है कि इस सब में पेपर का खर्च बच रहा है, कोई बिल प्रिंट नहीं हो रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन आपको आ जाते हैं डाउनलोड करने को, वही डाउनलोडेड आपके फ़ोन में सेव रहता है, जब कभी आपको सर्विस चाहिए आपने फ़ोन से ही दिखा दिया, हो गया, है कि नहीं? बहुत सारा पेपर बच रहा है। कुछ समय बाद तो नोट छपने ही बंद हो जाएंगे जब यूपीआई एकदम अपने पीक पे होगा। ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस, मतलब कि जो हमारे हमेशा से बिजनेस चले आ रहे थे उसमें और ई बिजनेस में क्या फ़र्क है, ये डिफरेंसेस को मैं जल्दी से कवर करूंगा थोड़ा टाइम बचाने के लिए, ताकि आपको वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए। फॉर्मेशन देखिए, ई बिजनेस बहुत आसान है, ट्रेडिशनल बिजनेस में काफ़ी मेहनत लगती है। आपने ऊपर ही टाइप्स ऑफ बिजनेस में देखा कि कितनी सारी पेपर वर्क होते हैं, सिर्फ एक सोल वर्कशिप को छोड़ के सभी में कुछ ना कुछ पेपर वर्क है, लेकिन पर्सनल टच नहीं है। देखिए, ई बिजनेस में पर्सनल टच नहीं है। अभी मैंने आपको बताया ना कुछ ड्रॉबैक्स आएंगे। आप जाके वॉशिंग मशीन है, एसी है, फ्रिज है, उसे देख पा रहे हो अपने बगल के शॉप पे जाके, वो आप ऑनलाइन नहीं देख पाते हो। कई बार आप पछताते हो, सामान खरीदते हो, घर आ जाते हैं, फिर आप देखते हो अरे ये तो वैसा नहीं है। हालांकि उसके लिए भी ऑल्टरनेटिव्स दे दिए हैं उन्होंने, लेकिन वो बात नहीं आ रही है। रिटर्न, रिप्लेसमेंट विद इन 7 डे गारंटी, सब दिया है उन्होंने, पर उसमें वो बात नहीं आ रही है अभी भी। आप चूज नहीं कर सकते ना, आप सबको थोड़ी देख सकते हो बार बार ऑर्डर कर करके। सेटिंग अप कॉस्ट ई बिजनेस की बहुत लो है, ट्रेडिशनल बिजनेस की बहुत हाई है। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ई बिजनेस की लो है, ट्रेडिशनल बिजनेस की बहुत हाई है। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स नॉट पॉसिबल, ई बिजनेस में पॉसिबल ही नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में पॉसिबल है। आप कुछ भी खरीदने से पहले एक बार देख सकते हो उसे। लोग तो कुछ खाने पीने की चीज़ों को चखते भी हैं एक छोटी सी लिमिट में, जैसे कि अचार, दाल मोट, ऐसी चीज़ें कुछ आती हैं मार्केट में, जो लोग खरीदने जाते हैं स्पेशल स्टोर्स पे उनके, तो पहले टेस्ट करते हैं कि अच्छा हाँ ये अच्छा लग रहा है, हमें ये पैक कर दो, है कि नहीं? ईज ऑफ एक्सपेंशन मच एज इंटरनेट हैज़ नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, बिल्कुल भाई, इंटरनेट की कोई बाउंड्री नहीं है, आप अपने बिजनेस को जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो अगर अच्छा चल रहा है तो। जबकि बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी पड़ती है आपको, एक स्टेट से ज़्यादा, एक सिटी से ज़्यादा अपने ब्रांचेस को बढ़ाने के लिए भी, ट्रेडिशनल बिजनेस में के केस में, ठीक है? ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड, टेक्निकली क्वालिफाइड आईटी प्रोफेशनल्स होने चाहिए, है ना? जबकि पास की दुकान में आपके सेमी स्किल्ड लेबर्स भी हैं, है ना, या थोड़े बहुत स्किल्ड लेबर्स। जब कोई वैसी चीज़ हो गई जैसे मान लीजिए कुक्ड फूड हो गया, फास्ट फूड आप खाने जा रहे हो, रेस्टोरेंट जा रहे हो, तो वहाँ पे शेफ्स थोड़े स्किल्ड होने चाहिए। बाकी जगहों पे सेमी स्किल्ड चलता है, जैसे जिसको वेट करना आता है चीज़ों का, जिसको करेंसी को काउंट करना आता है, इतना बहुत आता भी है, तो वो पास के आपकी दुकान में लगा होगा किसी भी टाइप की। रिस्क इन्वॉल्व, हाई रिस्क इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि पार्टीज के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। उनके यहाँ से सामान चल दिया, अब जब तक वो सामान हम तक पहुंच नहीं जाता और हम पे नहीं कर देते तब तक उसका रिस्क है। अगर हमने प्री पेमेंट कर दिया तो जब तक सामान वहां से निकला है, हम तक पहुंच रहा है, उसके बीच हमारा रिस्क है कि नहीं? जबकि यहाँ पे क्या है, लेस रिस्क है, क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन हो रहा है, एक हाथ आप पैसे दे रहे हो, दूसरे हाथ सामान ले ले रहे हो, ठीक? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है, केवल एक सर्विस यूज होती है, वो है कोरियर और कैरियर सर्विस, बस। वो भी आजकल बड़ी कंपनियों की, अमेजोन, फ्लिपकार्ट की अपनी खुद की। जबकि यहाँ पे बहुत से इंटरमीडियरीज होते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके बाद होलसेलर को दे रहा है, होलसेलर रिटेलर को दे रहा है, फिर रिटेलर आप तक पहुँचा रहा है, या आप रिटेलर के पास खरीदने जा रहे हो, ठीक है? लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल शॉर्टर बिकॉज वेरियस प्रोसेस कैन नॉट बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली। यहाँ पे क्या है, बिजनेस साइकिल बहुत छोटी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लॉन्गर है, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पे एक ही प्रोसेस चल रही होती है। जैसे कि कोई केबल परचेज कर रहा होगा, कोई प्रोड्यूस कर रहा होगा, या आप जैसे किसी एक सामान रॉ मटेरियल को उठा रहे हो तो पहले आपने परचेज किया, फिर आपको उसने प्रोड्यूस किया आपने, फिर आपने उसको सेल किया, है ना? तो लंबा साइकिल रहता है। जबकि यहाँ पे क्या है कि कई चीज़ें वो नहीं करते हो, सामान उठाते हैं वेयर हाउस से, उठवाते हैं कोरियर सर्विस से और कस्टमर तक पहुँचवा देते हैं, और बिजनेस का प्रोसेस केवल ऑनलाइन हो रहा है, सेकेंड्स में।
आउटसोर्सिंग, अभी आपने ऊपर देखा था कि तीन तरीके की चीजें बहुत उभर रही हैं, ई बिजनेस, ई कॉमर्स आपने देख लिया। अब आता है आपका बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये भी बहुत पॉपुलर हो गया है पिछले 10 से 20 सालों में, मैं कहूँगा। क्यों? इसमें क्या है, इसमें बहुत बड़े बड़े देश जहाँ पे लेबर उतना सस्ता नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई आपका काम करना चाह रहा है, आप उससे काम लेना चाह रहे हो, तो आपको उसको बहुत अच्छा अमाउंट पे करना पड़ेगा। जबकि इंडिया, चाइना या और भी अफ्रीकन एशियन कंट्रीज जहाँ पे पॉपुलेशन हाई है, पर डिस्ट्रिक्ट वो सॉरी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई है, वहाँ पे लेबर सस्ता होता है क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं और सभी को जॉब्स चाहिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स और इंग्लैंड और ऐसी जगहें क्या कर रही हैं, हायर कर रही हैं छोटी कंपनीज या डायरेक्ट लोगों को कॉल सेंटर्स के लिए, है ना, आफ्टर सेल सर्विस के लिए। और यहाँ के लोग उनके लिए ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन टास्क लेते हैं, ऑनलाइन ही उनको पेमेंट होता है, और यहाँ पे आप लोकल एरिया में वो काम कर लेते हैं इनके लिए। अगर कॉलिंग सर्विस है तो कई बार अच्छे गुड इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को रख लिया जाता है वहाँ के लिए भी, कि अमेरिका में ही कंपनी है, अमेरिका में ही कस्टमर है, लेकिन कस्टमर केयर कॉलिंग जो हो रही है वो यहाँ की एजेंसीज प्रोवाइड करा रही है। तो उसको क्या कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस के अपने किसी एक प्रोसेस के लिए उन्होंने क्या किया, आउटसोर्स किया, लोगों को बाहर से लिया। ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस के लिए भी ऐसा होता है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा बहुत ही ब्रांडेड चीज का, कंपनी का, जैसे JBL हो गया, वो आपका ओ जनरल हो गया, है ना, और आपको उसका प्रोडक्ट सर्विस कराना है, तो अब आपके देश में ऐसे छोटे छोटे शहरों में तो सर्विस सेंटर उन्होंने खोले नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा एक देश में एक बड़ा सर्विस सेंटर खोल दिया होगा, या दो बड़े सर्विस सेंटर नॉर्थ और साउथ में, बस। अब क्या होगा, अब आपके प्रोडक्ट को अगर सर्विस चाहिए तो यहाँ की कोई लोकल सर्विसिंग कंपनी जिसको ट्रस्ट किया जा सके उसको हायर करेंगे वो लोग, है ना। आप देखते होंगे कि कुछ कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, वहां पे सभी बड़ी कंपनी जो है कि प्रोडक्ट सर्विस होने लगती है। ऐसा कैसे हो पाता है, वो उनको आउटसोर्स किया गया है बड़ी कंपनी द्वारा, ठीक है, बाहर की कंपनी द्वारा। नेचर और फीचर्स इसके क्या है, इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, तो ये तो उसके नाम में ही आ रहा है आउटसोर्सिंग, है ना। तो इसीलिए जब आप बाहर से किसी को अपॉइंट करते हो अपने काम के लिए, जैसे यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं, बल्कि ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स अपने खुद के नहीं रखती, वो क्या करती हैं, सॉरी, अपनी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज को आउटसोर्स करती हैं कि भाई आप हमारे यहाँ के लिए सिक्योरिटी गार्ड, CCTV और सब अरेंज करो। जनरली क्या होता है, नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी को इंसान आउटसोर्स करता है। भाई कॉल सेंटर क्या है, वो किसी भी बिजनेस का मेन काम थोड़ी है, मेन काम तो उनका कोई सामान बनाना बेचना होगा, लेकिन जो उनका कोर बिजनेस है उसके अलावा का एक काम है कि उनको सिक्योरिटी सर्विस चाहिए, उनको कॉल सेंटर बनाना है, तो वो उसको आउटसोर्स कर लेते हैं। ठीक है। जैसे स्कूल के लिए एजुकेटिंग तो एक कोर एक्टिविटी है, लेकिन कैंटीन रन करना, यूनिफॉर्म काउंटर खोलना, ये नॉन कोर है, इसके लिए किसी को रख लेते हैं, किसी बंदे को नहीं रखते हो, किसी एक्सपीरियंस फर्म को, छोटी फर्म, छोटी शॉप, छोटे बिजनेस को हायर कर लेते हैं टेम्पररी। देखिए, मोस्ट ऑफ द बिजनेस फर्म्स फाइनेंशियल, एडवर्टाइजिंग, कोरियर और कस्टमर सपोर्ट सर्विस के लिए आउटसोर्स करती है। कैप्टिव बीपीओ यूनिट, अच्छा, जनरल इलेक्ट्रिक जो है, GE, वो क्रॉम्पटन एक बहुत बड़ी कंपनी है US की, उसके लिए लार्जेस्ट कैप्टिव बीपीओ यूनिट है इंडिया में। मतलब कि आप देखते होंगे कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स या CGE ऐसे करके लिखा रहता है कई जगह, या खाली GE भी लिखा रहता है। आपने देखा होगा मैकडोनल्ड्स के बाहर जुबिलेंट फूड वर्क्स इंडिया, है ना। तो ये क्या है, ये BPO यूनिट्स हैं, ये उनकी दी हुई रेसिपी और उनके प्रोवाइड किए हुए बेसिक इंग्रेडिएंट्स के बाद बाकी सारा काम यहीं से उनके एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन काम ये इंडिया में इंडिया के लिए कर रहे हैं, लेकिन दूसरी कंपनी का। ठीक है। तो ये कैप्टिव BPO यूनिट हो गई भाई, दूसरे देश में, दूसरे बड़े एरिया में काम करना किसी और पेरेंट कंपनी के लिए। थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि मैंने अभी को बताया था कि कॉल सेंटर हो गए, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, आफ्टर सेल सर्विस हो गई, इस सब के थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। फायदा क्या है, फोकसिंग ऑफ अटेंशन,
आप अपने मेन काम पे, जिस पे आप एक्सपर्ट हो, जिसमें आप जमाने से लगे हुए हो, उस पर फोकस कर सकते हो। रिडक्शन इन कॉस्ट, भाई जो काम में जो व्यक्ति एक्सपर्ट है ऑलरेडी, जो छोटी कंपनीज दूसरी कामों को कर रही हैं, आप उन्हीं को उनके टाइप का काम दोगे तो आपको खर्चा कम आएगा, बजाय कि खुद नया वो स्टैब्लिश करना सेटअप उसी चीज के लिए। क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस, मतलब कि ये तो वही फर्स्ट पॉइंट का थोड़ा सा एक्सटेंशन हो गया कि जब आप बाकी सारी एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर दोगे तो आप अपनी कंपनी, आपके मेन काम पे फोकस कर पाओगे, और यही फोकस की वजह से आप उसमें एक्सेलेंस की ओर जा पाओगे। ठीक है। ग्रोथ थ्रू अलायंस, भाई जब आप अलायंस करते हो, एक कंपनी दूसरी 4 छोटी कंपनी साथ अलग अलग चीजों के लिए कर रही है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हो रहा है, सब मिलके ग्रो हो रहे हैं, है कि नहीं? सारे एग्जाम्पल सारी जगह लागू होते हैं, आपको पता है। गूगल ग्रो किया जीपे के आने से, वहीं बैंक्स ग्रो किए, जो ट्रांजेक्शन्स करेंसीज के द्वारा होने के कारण लोग अच्छा खासा अमाउंट एटीएम से निकाल के अपने जेब में रखे रहते थे, वो आज बैंक के पास रहेगा तो उस पर इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है कि नहीं? भाई आपको लग रहा है आपने किसी को और को पैसे दिए, लेकिन लगभग सारे बैंक, मेजोरिटी ऑफ बैंक्स नेशनलाइज्ड है, यानी कि सब कुछ गवर्नमेंट का है। अब गवर्नमेंट के अपने खाते में एक कॉलम से दूसरे कॉलम में पैसा जाए, दूसरे से पहले में आए, पहले से तीसरे में जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास। तो इन बैंक्स को अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट भी ऐसे होता है, ठीक है। और दोनों ही ग्रो भी करेंगे, फोर्थ फिफ्थ पॉइंट दोनों आपके इस पे लागू हो रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट पे और भी मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है एक्सपोर्ट, जब आप ग्रो करते हो फिर आप अपने कोर वर्क को बाहर ले जा सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो अपना आइटम, है ना, जैसे इंडिया में हो रहा है। इंडिया इज अनडिस्प्यूटेड लीडर इन आईटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जब आउटसोर्सिंग की बात आती है तो हमारा देश लगभग 90% ऑफ द वर्ल्ड को इस समय सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, उन सॉफ्टवेयर की आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उनका कस्टमर केयर सेंटर बना हुआ है। ये बैंगलोर का जो वाइट फील्ड्स एक्सेट्रा है, हैदराबाद का जो है क्या कहते हैं कि कुछ एरियाज हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ ऐसे बिजनेसेस से भरे पड़े हैं। ठीक है। स्कोप ऑफ बीपीओ, बीपीओ इज मोर पॉपुलरली नोन एज कॉल सेंटर्स, है ना। बीपीओ को अक्सर लोग कॉल सेंटर ही बोल देते हैं सीधे, क्योंकि ये 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहते हैं। कुछ एम्प्लॉइज हाफ डे काम कर रहे हैं, दूसरे हाफ डे में कुछ दूसरे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। इनमें मेन 4 चीजें होती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट सेल्स और इन्फॉर्मेटिक्स। देखिए जितना भी कस्टमर सर्विस है वो इन्फॉर्मेटिक्स में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट सेल्स आ जाएगी आपकी, जैसे जुबिलेंट फूड वर्क्स की मैंने आपसे बात की थी अभी। ठीक। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, अच्छा ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनियां हायर करती हैं दूसरी छोटी कंपनी को रिसर्च करने के लिए कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है और हमारी कोर एक्टिविटी भी नहीं है रिसर्च और डेवलपमेंट, इसीलिए हमने एक लैब हायर कर ली कि आप रिसर्च करो। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, ये तो बहुत बहुत ही बड़ी चीज है कि आप जो है, आपके पास प्लांट है, आपके पास आइटम्स है और आप जो है दूसरों के कहने पे मैन्युफैक्चरिंग करें। आपने लोकल आरओस देखे हैं जो बहुत ही, जिनका टीवी पे ऐड आता है, उसके अलावा आपने देखा होगा कई सारी आपके लोकल में कंपनीज होंगी जो आरओ सेल करती हैं, है ना, वाटर वाला, पानी वाला। लेकिन वो आरओ 2-4 छोटी कंपनियों को आप देखोगे सबके सेम है बिल्कुल, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट देती हैं सेम व्यक्ति को मैन्युफैक्चर करने के। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे कई कंपनियां अपना लेबल लगा के उन्हें बेच रही हैं, जबकि बनवा वो एक ही कंपनी से रही हैं सबकी सब। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, देखिए अभी तक था बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब कि बिजनेस के चलते कुछ ऐसी एक्टिविटी थी जो आप नहीं कर पा रहे थे, आप नहीं करना चाह रहे थे और आपने उसे आउटसोर्स करा लिया। वैसे ही नॉलेज भी आउटसोर्स की जाती है, नॉलेज की भी प्रोसेसिंग आउटसोर्स की जा सकती है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको कोई बिजनेस है आपका और आपको वो बेचना है, ठीक। अब आपको नहीं पता उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मार्केट में क्या होगी, आप चाहते हो बेस्ट से बेस्ट वैल्यू लग पाए, तो आपने एक टीम हायर करी सीए और एडवोकेट्स की, और उनका पैनल बैठा 2 महीने 4 महीने, जितना भी बड़ी आपकी कंपनी थी और उनको जितना टाइम लग सकता था उसके अकॉर्डिंग, और उन्होंने वैल्यूएशन किया विद
प्रूफ्स, फैक्ट्स या जो भी बनाए गए आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर कि इसका ये प्राइस कैसे, ताकि जब कोई कंपनी खरीदने आए तो उसको वो फैक्ट्स दिए जा सकें, उसको वो आर्ग्यूमेंट समझाए जा सकें और उस बेसिस पे आपको आपकी कंपनी को अच्छे प्राइस पे बेचा जा सके। ये तो हो गया एक एग्जांपल। अभी आपको बताया गया था रिसर्च, तो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी कई बार आउटसोर्सिंग की जाती है कि भाई हम नहीं जान पा रहे कि हमारा प्रोडक्ट का एसेंस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो किसी लैब को हायर कर रही है कि भाई हम बना तो लेते हैं, उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये एक नई बीमारी आ गई, फॉर एग्जांपल कोविड, अब इसकी वो दवा कैसे बनेगी वो हमें नहीं आता, वो रिसर्च करना वो आप करो। तो उसने हायर किया कुछ साइंटिस्ट को, कुछ डॉक्टर्स को, ठीक है, किसी लैब को कि भाई आप लोग ढूंढो और मिल जाए तो बताओ, मैं आपको उसका पैसा दूंगा और अभी जो आप ढूंढ रहे हो उसका भी पैसा मिलेगा। तो ये क्या हो गई, ये नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो गई। तो आपका ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगला चैप्टर हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 6, और वो किस बारे में रहेगा एक बार देख लेते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, यानी कि आपका जो पार्ट ए है बुक का, 2 पार्ट्स थे ना, तो जो पार्ट ए है वो आपका इस 6 चैप्टर के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।